गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल की टोटल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करें। उससे पहले आप देख सकते हैं पर्सनस की कैटेगरी में इंडिविजुअल के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसे आप हिंदू अविभाजित परिवार कह सकते हैं। फर्म है यानी कि पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी पर्सनस का एक एसोसिएशन, एक ग्रुप, या इंडिविजुअल का एक ग्रुप। यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर पर्सन अगर एक दो या दो से ज़्यादा हैं, तो अब इस पर्सन में इनमें से जो भी पूरी लिस्ट आप देख सकते हो उसमें कोई भी दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल से है। तो यहाँ पर सिर्फ पहली कैटेगरी में जो इंडिविजुअल आप देख रहे हो तो उन्हीं इंडिविजुअल को ही मतलब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल मिलकर एक एसोसिएशन या एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसे आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कह सकते हो। ठीक है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं और जितने भी आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे इंडिविजुअल की, कि इंडिविजुअल की टोटल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है हम चलते हैं इंडिविजुअल का मतलब क्या है। इंडिविजुअल का मतलब कोई भी मेल, फीमेल, माइनर चाइल्ड भी हो सकता है और कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है। ठीक है, एनी वीमेन, मैन, माइनर चाइल्ड और कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसको हम इंडिविजुअल में रखते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल यानी कि जैसे हम मान लीजिए आप अपनी बात करें, अगर आप ऑब्वियसली आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी किसी भी हेड से, यानी कि 5 हेड जो इनकम के हैं उसमें से किसी भी हेड से कोई भी इनकम आपकी हो सकती है, तो आपकी इंडिविजुअल इनकम कहलाएगी अगर वो आपके पर्सनल एफर्ट से होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फैमिली, क्योंकि आप एक फैमिली में रहते हैं तो फैमिली के इनकम का हिस्सा भी हो सकता है आपको मिलता हो, राइट। एक तो हो गई आपकी इंडिविजुअल इनकम जो आपने पर्सनल एफर्ट से अर्न की है, राइट। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो इनकम आपकी पर्सनल इनकम मानी जाएगी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो इनकम आपकी पर्सनल इनकम मानी जाएगी, राइट। लेकिन क्योंकि अगर आप किसी फैमिली में रह रहे हो तो फैमिली का जो बिज़नेस हो रहा है या फैमिली की जो इनकम है उसमें जो हिस्सा आपका बनता है या मिलता है आपको, वो आपकी इंडिविजुअल इनकम है या नहीं है, वो सवाल पैदा होता है। तो डेफिनेटली जो शेयर आपको फैमिली की इनकम में से मिलेगा वो इनकम तो है आपकी, लेकिन वो टैक्सेबल है या नहीं है, इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि इनकम आपके पास कौन कौन सी हैं। आपके पास इंडिविजुअल इनकम भी हैं जो आपने पर्सनल एफर्ट से अर्न की हैं, और वो इनकम भी हैं जो आपको फैमिली से मिली है। ये तो एक तरफ एक बात हो गई। अब मान लीजिए जैसे मैंने अभी डिस्कस किया यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मान लीजिए आपने 2 लोगों का या 3 लोगों का एक ग्रुप बना रखा है, आप भी हैं और आपके 2 उसमें फ्रेंड्स भी हैं, तो हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब आप लोग मिलकर कोई काम कर रहे हो और उसके रिजल्ट के तौर पर आपको प्रॉफिट्स में कोई हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो वो भी तो आपके पास इनकम आ गई ना, इनकम का एक रूप आ गया। तो क्या वो इनकम आपके हाथों में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, वो बात की बात है। फिलहाल हमें ये देखना है कि वो इनकम हमें मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब जो मैं बताना की कोशिश कर रही हूँ कि इनकम आपको कई तरीके से, कई फॉर्म में, कई ज़रिए से, कई तरह के माध्यम से मिल सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर इनकम को अर्न करने के लिए आपने पर्सनल एफर्ट किया हो या आपने इंडिविजुअली उस पर काम किया हो। ग्रुप में भी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, और आपको बिना काम किए भी शेयर मिल सकता है। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेन है वो कर्ता होता है, जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, लेकिन उसका बिज़नेस की जो इनकम है उसका शेयर जो है वो हर फैमिली मेम्बर का एक तरह से माना जाता है। तो वो उसकी इनकम में कैसे ट्रीट होगा वो हम बाद में देखते हैं। तो अब यहाँ पे जो बात कर रहा है वो ये है कि इन एडिशन टू योर इनकम, ओन इनकम, या ओन इनकम का मतलब आपकी इंडिविजुअल इनकम से है अंडर डिफरेंट हेड्स। ऑब्वियसली आप देख सकते हो सैलरी हेड है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है। ये हो गए हमारे डिफरेंट हेड्स जिसमें आपने अपने एफर्ट से इनकम अर्न की। तो एक इंडिविजुअल जो है मे गेट द शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम हिज फैमिली जिसका वो मेंबर है, या फ्रॉम दैट ग्रुप जिसका वो मेंबर है। ठीक है, अब कुछ बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। एज ए मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर होने के नाते, क्योंकि आप एक फैमिली में रहते हैं और आप उस फैमिली का हिस्सा हो, तो फैमिली में रहने के वजह से, फैमिली के मेंबर होने की वजह से जो भी आपको शेयर मिलता है इनकम का, राइट, किसको मिल रहा है? इंडिविजुअल को मिल रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल को जो हिस्सा मिलता है एज ए मेंबर ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट, तो उसका करना क्या है? उसका ये करना है कि वो मिल तो ज़रूर रहा है आपको, लेकिन आपके लिए वो टैक्सेबल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। चाहे फैमिली ने उस पर टैक्स भरा है या नहीं भरा है, वो फैमिली की प्रॉब्लम है। अब आप सोचेंगे कि फैमिली की प्रॉब्लम कैसे है, फैमिली में तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ, अगर फैमिली पे कोई बात आएगी तो वो मुझ पे भी आएगी। नहीं, अगर मैं इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से चलूँ, रूल्स के हिसाब से चलूँ, तो उस टैक्स को भरना या ना भरना वो कर्ता की जिम्मेवारी है, या वो जो सीनियर होगा, जो बिज़नेस को मैनेज कर रहा होगा, ये उसकी जिम्मेवारी है। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपको जो शेयर मिलेगा उस इनकम में से, वो आपके हाथ में तो आएगा, बट आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, चाहे फैमिली ने पे किया है टैक्स या नहीं किया है, इट डजंट मैटर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब एक छोटा सा पॉइंट आप देख सकते हो, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2, इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता देती हूँ। हालांकि ये पॉइंट्स आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊँ तो डीम्ड इनकम और क्लबिंग ऑफ इनकम का एक चैप्टर हमने डिस्कस किया था, उसमें हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर ये पॉइंट दोबारा से आया है, इसलिए इसको एक बार फिर से डिस्कस करना ज़रूरी है। वो ये है कि अगर आप इंडिविजुअल अपने अर्न की हुई इनकम से कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, दैट इज़ योर पर्सनल प्रॉपर्टी, राइट। लेकिन उस प्रॉपर्टी को आप अपनी फैमिली को दे देते हो विदाउट कंसीडरेशन, यानी फैमिली से लिए बगैर कोई भी पैसा, आप जैसे आपने एक मकान ख़रीदा है अपने पैसों से, अपनी इनकम से, ठीक है, और उस इनकम से जो आपने मकान ख़रीदा वो आपने अपनी फैमिली को दे दिया, राइट। दे दिया का मतलब होता है कि वो फैमिली की एसेट्स में ऐड हो गया। अब वो फैमिली एसेट्स है, वो आपकी इंडिविजुअल एसेट नहीं रही, क्योंकि वो मकान आपने फैमिली के नाम एक तरीके से कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने क्योंकि उसके बदले में कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया, कोई प्रतिफल नहीं लिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये होगा कि जो भी प्रॉपर्टी आपने फैमिली को दी है, यहाँ पर कन्वर्टेड प्रॉपर्टी का मतलब जो कन्वर्ट की है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से, जो जॉइंट प्रॉपर्टी में कन्वर्जन हुआ है उसका, उससे जो इनकम आएगी वो फैमिली की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो आपकी ही इनकम मानी जाएगी। फिर से बता रही हूँ, मान लीजिए एक मकान आपने ख़रीदा है अपने पैसों से, अपनी इनकम से, और फिर आपने बिना पैसे लिए मकान को फैमिली के एसेट्स में दे दिया, जी ये लो, ये घर जो है अब सारे यूज़ कर सकते हैं, और जो है अब मेरा इस पर कोई हक नहीं रहा, ठीक है, मैंने आपको दे दिया, मतलब फैमिली को दे दिया आपने, ठीक है। फैमिली ने उस मकान को किराए पर चढ़ा दिया, ठीक है। किराए पर चढ़ाने से जो किराए की इनकम आई, रेंट का जो इनकम आया, जो रिवेन्यू आया, वो रिवेन्यू, वो इनकम जो है दैट विल बी एडेड इन योर इनकम, क्योंकि आपने उसको बिना प्रतिफल के दिया था। अगर आप फैमिली से पैसा लेकर वो मकान उनको देते तो वो इनकम मकान फैमिली की मानी जाती, तो वो फैमिली के बिजनेस, जो भी फैमिली की इनकम है ना, उसमें वो इनकम ऐड होती, आपकी पर्सनल इनकम में ऐड नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पर आपकी इनकम में ऐड होगी, इसे हम बोलेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम या डीम्ड इनकम, जो आपकी इनकम मान ली गई है, क्लब की, आपकी इनकम में हमने क्लब किया है, कारण वो कंसीडरेशन वाला है, क्योंकि विदाउट कंसीडरेशन आपने दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर वापस उस चैप्टर पे जाएंगे और एक बार फिर से वो वीडियोस देखेंगे तो आपको एक तरह से वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो ये समझ में आ गया होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर होने के नाते जो भी आपको हिस्सा मिलता है बिजनेस इनकम का, तो वो इनकम आपके हाथों में टैक्सेबल नहीं है, आपकी टोटल इनकम में ऐड नहीं होगी, ठीक है।
दूसरी बात, एज ए मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हालांकि इस पॉइंट के हिसाब से ये जो आपका हेडिंग देख रहे हो, इसके लिए बाकायदा हम एक अलग से वीडियो में पूरी बात डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्ट में करेंगे। अगर आप किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर हो, ठीक है, या आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के मेंबर हो, दोनों में डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या है, ठीक है। अब इसके मेंबर होने के नाते आपको जो भी इनकम का हिस्सा आपके हाथ में आया, क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, क्या वो आपकी इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा, सवाल ये है। तो उसके लिए ज़रूरी है, देयर आर थ्री पॉइंट्स ABC। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ क्या करना है, आपको ध्यान क्या देना है। हमने सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जिस ग्रुप का हम हिस्सा हैं, राइट, इन दोनों ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ, इसके अलावा मैं और किसी ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एसोसिएशन पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा हैं, ओके, और आप उस ग्रुप का हिस्सा होने के नाते आपको जो भी शेयर मिला, किसका, इस ग्रुप की इनकम का जो हिस्सा मिला, वो आपके हाथों में टैक्सेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बताऊंगी कि कब होगा और कब नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है, पॉइंट नंबर A में आऊँगी, कि आपका ग्रुप जिसके आप मेंबर हो, क्या उसने अपनी उस इनकम पर टैक्स दे दिया है और किस रेट से दिया है, ठीक है, दे दिया है और किस रेट से दिया है। अगर उन्होंने मैक्सिमम रेट से टैक्स दिया, मान लीजिए मैक्सिमम रेट 30% है, उन्होंने अपनी इनकम पर 30% से टैक्स दे दिया है। अगर उन्होंने हाईएस्ट रेट से टैक्स दिया है तो आप फ्री हो जाओगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हिस्सा आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। आपको उसको अपनी इनकम में ऐड करके नहीं दिखाना, आप यूज़ ज़रूर करो, क्योंकि आपके हाथ में पैसा आ गया, वो आपका हुआ, आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके उस ग्रुप ने कोई टैक्स पे नहीं किया है, मैक्सिमम रेट तो दूर की बात है, उसने टैक्स पे ही नहीं किया है, तो क्या करना है, तो फिर आपका हिस्सा, तो फिर आपका वाला शेयर जो हर पर्सन को मिलेगा ना, जैसे आप हो उसमें मेंबर, ऐसे और लोग भी होंगे, तो हर पर्सन को जो हिस्सा मिलेगा, वो हिस्सा हर पर्सन को अपनी इनकम में ऐड भी करना है, और जो भी रेट एप्लीकेबल हो उसके हिसाब से आपको टैक्स भी देना है, सिंपल, ठीक है। तीसरी बात कहता है कि अगर आपके एसोसिएशन ने नॉर्मल रेट से टैक्स दिया है, जैसे यहाँ पॉइंट नंबर A में मैंने बोला था हाईएस्ट रेट से टैक्स देना है, लेकिन C में वो कह रहा है कि नॉर्मल रेट से टैक्स दिया है, ठीक है। अभी ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें और क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नॉर्मल रेट से टैक्स दिया है तो हम क्या करेंगे, हम अपने हिस्से को अपनी इनकम में ऐड करेंगे, राइट, टैक्स जो लगेगा, उसके बाद हमें रिबेट मिलेगी, उसके बाद हमें एक रिबेट मिलेगी। ये आप देख सकते हो, इनकम टैक्स रिबेट शैल बी अलाउड एट एन एवरेज रेट। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, वो बात की बात है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है, अगर एसोसिएशन जिसके आप मेंबर हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसकी आप मेंबर हो, अगर आपने उस पर अगर आपके ग्रुप ने उस पर हाईएस्ट रेट से टैक्स दिया है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स दिया है, देन यू आर फ्री टू पे एनी टैक्स ऑन योर शेयर ऑफ इनकम, राइट। नंबर 2, अगर उन्होंने कोई टैक्स पे नहीं किया है तो आपका हिस्सा आपकी इनकम में ऐड भी होगा, और नॉर्मल रेट से जो भी टैक्स का आपका स्लैब बनता है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और तीसरा जो है, अगर आपके इन ग्रुप ने उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स दिया है तो वो आपका हिस्सा आपकी इनकम में ऐड भी होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ पे रिलीफ मतलब यहाँ पर वही रिबेट की बात कर रहे हैं, तो कि आपको थोड़ा सा छूट मिल जाएगी। वो रिबेट किस तरीके से मिलेगी फिर वो हम एक प्रैक्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर दिया है। फिर आ रहे हैं हम अगले पॉइंट पर, एज ए मेंबर जो भी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, यानी कि आपने शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो आपको क्या मिलेगा, उसके बदले में डिविडेंड मिलेगा, राइट। तो जो भी डिविडेंड आपको किसी डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है, ये ध्यान में रखना, फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है दैट इज़ एग्जैम्प्ट इन योर हैंड्स, तो आपको उस पर
कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर्स टू बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम और क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। ये क्लबिंग ऑफ इनकम से ही कुछ पॉइंट उठा रखे हैं, शॉर्ट में दे रखे हैं, हमने डिटेल में पहले ही कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी शॉर्ट में आपको बताऊंगी। और इसमें यही पॉइंट्स डिस्कस हैं कि मान लीजिए आप कोई भी अपनी अर्नड एसेट, जैसे मैंने अभी बोला HUF को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, तो HUF को ट्रांसफ़र करी विदाउट कंसिडरेशन। जब आप भी करोगे, चाहे किसी को भी करो, जैसे आपने HUF को की विदाउट कंसिडरेशन की, अगर एक पर्सन ने अपनी डॉटर इन लॉ को करी, अपने स्पाउस को करी, राइट, विदाउट कंसिडरेशन करी, तो वो एसेट का जो इनकम आएगा वो वापस ट्रांसफरर की इनकम में ऐड होगा, उस पर्सन की इनकम में ऐड नहीं होगा जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है। लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। और आपने एक तरीके से ये भी क्लियर कर रहा है, एसेट ट्रांसफ़र नहीं की बल्कि इनकम ट्रांसफ़र करी, मकान आपके नाम पे है। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट पे आ रहे हो, देखिए या दो बातें हैं, या तो इनकम ट्रांसफ़र करी है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट, ठीक है, या फिर आपने एसेट ट्रांसफ़र की है लेकिन रेवोकेबल ट्रांसफ़र है। अब आप पॉइंट नंबर ए पे आएंगे, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। अगर एक पर्सन ट्रांसफ़र करता है अपनी इनकम फ्रॉम एन एसेट, मान लो मेरा मकान है, मैंने उसका किराया लिया, लेकिन मैंने किसको दे दिया, किसी और पर्सन को, विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। अब यहाँ पर कोई स्पाउस या कोई हस्बैंड या कोई वाइफ या कोई डॉटर इन लॉ का सीन नहीं है, ये एक जनरल सीन है, यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रहा है वो। वहाँ पर तो ये क्लियर है ना कि हम अगर एसेट ही ट्रांसफ़र, जैसे HUF का केस क्या आया था कि हमने एसेट ट्रांसफ़र करी थी लेकिन कंसिडरेशन नहीं लिया था। ऐसे ही अगर आप स्पाउस को एसेट ट्रांसफ़र करते हो बट कोई पैसा नहीं लेते हो, अगर आप डॉटर इन लॉ को कोई ट्रांसफ़र करते हो बट कोई पैसा नहीं लेते हो, तो वहाँ पर जो इनकम होगी वो आपकी इनकम में ही ऐड होगी। यहाँ जो पॉइंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान देना। अगर एक पर्सन ट्रांसफ़र करता है खाली इनकम, एसेट नहीं कर रहा है, विदाउट ट्रांसफरिंग द इनकम, अब आप देख सकते हो विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, तो उसने एसेट ट्रांसफ़र नहीं करी। मान लीजिए मैं आपको अपनी कोई एसेट ट्रांसफ़र किए बगैर सिर्फ इनकम दे देती हूँ, मकान का किराया दे देती हूँ, तो वो क्या किराए पर टैक्स आप दोगे या मैं दूंगी? डेफिनेटली वो मैं दूंगी, क्योंकि इसे हम क्लबिंग ऑफ इनकम बोलेंगे। ऐसा क्यों करते हैं लोग? पहली तो बात है कि अपनी इनकम क्यों देंगे, वो ये सोच कर देते हैं कि हमारा टैक्स बच जाएगा, बट ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट इस चीज़ को बड़े ध्यान से चेक करता है कि अगर इस तरीके का कोई ट्रांसफ़र हो रहा है इनकम का विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट, तो ये फेक तरह माना जाएगा और जो इनकम होगी वो ट्रांसफरर की मानी जाएगी, ट्रांसफरी की नहीं मानी जाएगी, ठीक है। फिर उसकी बात, दूसरी बात कह रहा है, ठीक है जी मैंने तो एसेट भी कर दिया, अब तो मेरी जान छोड़ दो, पर वो कहेंगे नहीं, पहले हम ये देखेंगे कि आपने जो एसेट ट्रांसफ़र करी है क्या वो रेवोकेबल ट्रांसफ़र तो नहीं है। रेवोकेबल का मतलब होता है कि आज आपने एसेट ट्रांसफ़र करी और अपनी थोड़ी सी चालाकी दिखाई, जब असेसमेंट का टाइम आया उस समय आपने एसेट ट्रांसफ़र कर दी तो इनकम भी सामने वाले की मानी गई, लेकिन आपने क्या किया, 10 दिन के बाद वो एसेट वापस ले ली। ऐसा कब होता है? जब हम रेवोकेबल ट्रांसफ़र करते हैं, जब हम जिसे बोलते हैं खंडनीय ट्रांसफ़र, या जो भी आप हस्तांतरण वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर रेवोकेबल है, रेवोकेबल का मतलब तो ये है कि अपनी मर्जी है, आज आप दे रहे हो कल आप वापस भी ले लोगे, राइट, तो रेवोकेबल इसको बोलते हैं। लेकिन इरेवोकेबल अगर ट्रांसफ़र है फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेवोकेबल है तो इसका मतलब तो ये तो आप कोई ना कोई स्मार्टनेस दिखा रहे हो टैक्स सिर्फ बचाने के लिए। इन दैट केस एसेट भी ट्रांसफ़र कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेवोकेबल किया है तो प्रॉब्लम है। तो इनकम जो भी उसको आप दे रहे हो ना, वो इनकम आपकी मानी जाएगी। फिर तीसरा वो कह रहा है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में स्पाउस की इनकम आपकी इनकम मानी जाएगी। अब ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आप वो वीडियो वापस जो है एक बार वॉच कर सकते हैं। उसने बता दिया है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जब आपके स्पाउस की यानी लाइफ पार्टनर की इनकम आपकी इनकम मानी जाएगी। वो कब कब होगा वो आप उस वीडियो में डिस्कस या आप वॉच कर सकते हैं। पॉइंट नंबर डी कह रहा है माइनर चाइल्ड, ये भी हालांकि पॉइंट उसमें डिस्कस किया गया है। माइनर चाइल्ड का मतलब है जो बच्चा है जो 18 साल से नीचे का, अगर माइनर चाइल्ड ने कोई इनकम अर्न की है और अगर वो उसके अपने एफर्ट्स से नहीं है, अगर उसने बिना एफर्ट्स के कोई इनकम उसके पास आई है, तो वो इनकम उसके पेरेंट्स में जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी उनमें से किसी जिस पेरेंट की, मान लो
फादर की इनकम ज़्यादा है तो फादर की इनकम में माइनर की इनकम ऐड हो जाएगी, और अगर मदर की ज़्यादा है तो मदर की इनकम में ऐड हो जाएगी। और अगर फादर और मदर अलग अलग रहते हैं, डिवोर्स हो चुका है और बच्चा जिसके पास रहता है, फिर इनकम उसी की इनकम में ऐड होगी जिसके पास वो बच्चा रहता है। और 1500 रुपये की आपको पता ही है, फिर इसमें हमें डिडक्शन भी मिलेगी। पॉइंट नंबर ई में आ जाते हैं, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू अदर पर्सनस इज इंक्लूडेड। तो ये क्या कह रहा है, कोई भी एसेट्स जो आपने ट्रांसफ़र की है किसको, अदर पर्सन को, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी, टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर की इनकम में ऐड हो जाएगी इफ़ सच ए ट्रांसफ़र रिजल्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ए बेनिफिट टू द स्पाउस। का मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए एक हस्बैंड ने किसी और पर्सन को, थर्ड पार्टी को कोई एसेट ट्रांसफ़र की है, राइट, लेकिन वो क्यों की है, उसका मकसद है कि उस एसेट का जो किराया आएगा वो उसकी वाइफ को मिलना चाहिए। अब उसने क्या किया, थोड़ा लंबा वाला रास्ता चूज़ कर लिया। उसने डायरेक्ट अपनी वाइफ को इनकम देने की बजाय उसने एसेट जो है किसी थर्ड पार्टी को दी, ठीक है, एसेट नहीं दी, सॉरी, उसने इनकम जो है, या इनकम फ्रॉम एक सेकेंड मैं दोबारा क्लियर कर लेती हूँ। इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू अदर पर्सन इज़ इंक्लूडेड, ये देखो यहाँ पे इनकम कर रहा है, सॉरी, उसने अपनी इनकम, कोई इनकम किसी पर्सन को ट्रांसफ़र करी है, लेकिन उसका मकसद है कि उस इनकम का बेनिफिट जो है, वो कह रहा है कि इफ़ सच ए ट्रांसफ़र रिजल्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ए बेनिफिट टू द स्पाउस, उसका बेनिफिट जो है वो आपके स्पाउस को मिलना चाहिए, लाइफ पार्टनर को मिलना चाहिए। यहाँ पे इनकम फ्रॉम एसेट नहीं बल्कि एसेट भी कर सकते हो। अगर एसेट भी ट्रांसफ़र की हो थर्ड पार्टी को, लेकिन उस कंडीशन ये है कि उसका बेनिफिट स्पाउस को मिलना चाहिए, तो इसका मतलब तो यही है कि आप इनडायरेक्टली स्पाउस को ट्रांसफ़र कर रहे हो लेकिन विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए इन पॉइंट्स में। इस तरीके का अगर कोई भी ट्रांसफ़र किया जाता है, इनकम आपकी ही मानी जाएगी, टैक्स आपको ही देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सारे रूल्स देखने हैं। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि हालांकि टॉपिक छोटा सा था, लेकिन उसमें अर्थ और उसमें जो डिस्कशन है वो काफ़ी बड़ा है, और आपको पहले इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। जब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएंगे। तो टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करें और अच्छे से ध्यान से समझें। और इसके अलावा भी हम डीम्ड इनकम और क्लबिंग ऑफ इनकम का भी टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करें, और उसके बाद ही फिर हम जो है इंडिविजुअल की टोटल इनकम कैलकुलेट करने में सफल हो पाएंगे और एक तरीके से हम उसमें क्लैरिटी ला पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।